नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलनों को कवर। तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन एवं पूना पैक्ट से संबंधित आईएमपी प्रश्नों को। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप सामान्य ज्ञान के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट का क्या है टॉपिक वाइज अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने प्लेलिस्ट में लगभग सभी सब्जेक्ट की वीडियो जो है रिवीजन के तौर पर हमने पोस्ट कर दी है। तो आप इन वीडियोज़ की मदद से आप अपने तैयारी में बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से 1.5x या 2x में वीडियो को देखना चाहते हैं तो देखकर टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट का हमने वीडियो जो है बना दिया है। तो आइए आज इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन, जिसे क्या है श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है, को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो की जाती है 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का जो गठन होता है वो होता है भारत शासन अधिनियम 1919, जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड की समीक्षा के हेतु। तो जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया जाता है, तो इसकी समीक्षा के लिए जिस कमीशन का गठन किया गया उसी का नाम क्या था? उसी का नाम रखा गया था साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो भारतीयों के द्वारा जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किए जाने का कारण था कि क्योंकि इसमें क्या है, इसमें किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया। एक भी भारतीय सदस्य न होने की वजह से ये पूरे के पूरे जो है इसमें अंग्रेज मेंबर होते हैं, जिस कारण से भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पंजाब के एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर होते हैं जिनका नाम था लाला लाजपत राय, जो कि एक गर्म दल के प्रमुख लीडर थे। तो ये क्या है साइमन कमीशन का पंजाब में विरोध कर रहे होते हैं अमृतसर में। वहीं क्या है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है, जिसके दौरान इनकी क्या है मौत हो जाती है। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि से दी जाती है किसको? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय की उपाधि है पंजाब केसरी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की जाती है उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बर्किनहेड के द्वारा जो है साइमन कमीशन को नियुक्त किया जाता है। और साइमन कमीशन का काम था कि जो 1919 का अधिनियम आया है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उस पर क्या है समीक्षा करना। नेक्स्ट आता है कि साइमन कमीशन को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो साइमन कमीशन का एक अन्य नाम है जिसे क्या कहते हैं? व्हाइट कमीशन, अर्थात श्वेत कमीशन। नेक्स्ट आते हैं साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया? तो साइमन कमीशन का जो समर्थन करने वाले एकमात्र लीडर थे भारत की ओर से, वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती दी गई थी? तो जिस समय साइमन कमीशन को भारत में भेजा जाता है, भारतीयों के द्वारा इसका बहिष्कार या विरोध होता है, तब फिर क्या है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बर्किनहेड थे, उन्होंने भारतीयों के समक्ष संविधान बनाने की क्या है एक चुनौती रखी कि आप जैसा भी संविधान चाहें वो बना सकते हैं। आप एक संविधान बनाकर तैयार करें जिसमें क्या है सबकी सर्वसम्मति हो। तो इसके लिए क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो नेहरू जी के पिता थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं ना मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है और इस समिति 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान के प्रारूप प्रस्तुत किया गया। तो जब बर्किनहेड के द्वारा चुनौती दी जाती है कि आप अपना संविधान खुद से बनाएं, तो उस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसने एक संविधान का निर्माण किया जिसमें नए डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि जिसमें जो विदेशी नीति की शक्ति होगी वो ब्रिटेन सरकार के पास होगी, जबकि जो स्वशासन करने की जो पावर होगी वो भारतीयों के हाथ में होगी। तो इसी को लिए नए डोमिनियन स्टेट की इसमें मांग की जाती है और इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो साइमन कमीशन के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन में अगली घटना होती है वो होती है कौन सी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो वो था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1930 में होता है।
जिसमें क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया? तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या है दांडी जो गुजरात में स्थित है वहाँ से साबरमती तक के लिए उन्होंने क्या किया था, एक दांडी मार्च की यात्रा करते हैं जिसमें क्या है नमक कानून का तोड़ा जाता है, नमक कानून तोड़ते हैं और यहीं से क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने क्या है अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की और इसी यात्रा को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो दांडी मार्च से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, तो 12 मार्च से प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या है समुद्र के तट पर पहुंचते हैं और वहां से एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं। और इसमें कितने अनुयायी थे, तो अनुयायियों की संख्या जो है वो 78 है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो 78 अनुयायी थे जो गांधी जी के साथ में गए थे और ये जो यात्रा प्रारंभ हुई थी तो 12 मार्च 1930 से और समाप्त होती है 6 अप्रैल 1930 को। टोटल 24 दिन क्या है ये यात्रा चलती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? जब नमक सत्याग्रह अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी को क्या है लीडर बनाया जाता है। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो पत्रकार आते हैं उनका नाम था बेब मिलर। बेब मिलर एक अमेरिका का पत्रकार था जिसने क्या है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया जाता है उस समय वहाँ की क्या है रिपोर्टिंग की थी। अगला आता है कि महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय जो है उस समय एरबदा जेल में बंद थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के भारत के लीडर हुआ करते थे। विभाजन के पश्चात ये जो है पाकिस्तान चले जाते हैं और इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या है आंदोलन करते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद क्या किया? रचनात्मक कार्यक्रमों क्रिएटिव प्रोग्राम्स को अधिक महत्व दिया। रचनात्मक कार्य जैसे कि हरिजनों का उत्थान करना, अस्पृश्यता उन्मूलन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, इस तरह के जो कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा चलाए गए इनको क्या है रचनात्मक कार्यों की संज्ञा दी जाती है। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के टाइम पर चल रहा होता है उसी समय की यह घटना है कि जब गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो प्रसिद्ध पेशावर कांड है उसका नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे कौन? जब अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने दांडी यात्रा की तरह क्या है त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा की। तो जब गांधी जी क्या है दांडी से साबरमती के लिए आश्रम से दांडी के लिए यात्रा किए थे तो उसी दौरान क्या है जो तमिलनाडु में राजगोपालाचारी थे तो उन्होंने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की दांडी यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? जिया तरंग आंदोलन जो है ये नागालैंड में चलाया गया था और इसकी प्रमुख लीडर जो थी उनका नाम था रानी गैडिलिहू। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी जो है वो चंपारण बिहार की एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी।
बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस आंदोलन का एक भाग था? तो जो जिन क्षेत्रों में जैसे कि बिहार या मध्य वाले क्षेत्र थे जहां समुद्र नहीं थे, वहां पर क्या है, चौकीदारी टैक्स और जंगल सत्याग्रह, इस तरह के आंदोलन चलाए जाते हैं। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को क्या है, गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया जाना प्रस्तावित था? तो जब गांधी इरविन पैक्ट किया जाता है तो उसी में क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो जब गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है, क्या होता है, जब गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं इंग्लैंड में, उस दौरान भारत में क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे होते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए क्या है किया जाता है, जो पैक्ट किया, गांधी इरविन पैक्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए। तो जब पहले गोलमेज सम्मेलन होता है उस दौरान कांग्रेस शामिल नहीं होती, लेकिन जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद वो कांग्रेस शामिल होती है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या है, कांग्रेस शामिल हुई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन के लिए एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो ये सभी पॉइंट याद रखिए, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कहाँ से भारत गए थे, तो बम्बई से लंदन के लिए रवाना हुए थे, और ये जो जिस जहाज से गए थे उसका नाम था एस राजपुताना, और जहाँ ठहरे थे उसका नाम था किंग्सले हॉल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत कांग्रेस की तरफ से एकमात्र लीडर के रूप में कौन है, महात्मा गांधी जी सम्मिलित होते हैं। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो जब लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, तो इसमें जो मुस्लिम लीग का एक लीडर भाग लेता है, उसका नाम है क्या, मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया? तो लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन होते हैं तो उसमें सभी वर्गों के क्या है, प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो उनका नाम था के टी पाल के द्वारा क्या है, ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। सॉरी, तृतीय नहीं होगा, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं, तो उसी दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होते हैं? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो समय है वो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य होते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किए जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण क्या है, पूरी तरह असफल रहा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1931 का कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, तो इसी दौरान क्या है, मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प को प्रारूपित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित थे लंदन में, उनमें तीनों में गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारत की ओर से थे BR अम्बेडकर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी इरविन पैक्ट करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो उनका नाम है क्या, तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन
इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा है सरोजिनी नायडू ने। जब गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट चल रहा होता है तो उसी दौरान सरोजिनी नायडू ने कहा था कि इरविन और गांधी क्या है, दो महात्माओं का मिलन है। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो गांधी इरविन समझौते को जो है मंजूरी देने के लिए आयोजित होता है कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। अब आते हैं कुछ सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, की घोषणा किसने की थी? तो उस समय के तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा क्या है कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की जाती है। जिसमें क्या था कि हरिजनों अर्थात दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। तो पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए? दलितों के लिए की घोषणा की जाती है, किसके? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसे सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना गया। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला आमरण अनशन जो है वो होता है सांप्रदायिक पंचाट के समय, कम्युनल अवार्ड के समय पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया गांधी जी के द्वारा। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना पैक्ट का संबंध दलित वर्ग से है। बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता होता है? तो यही समझौता था, कौन सा? पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य होता है। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया? तो दलित वर्गों का संघ ये स्थापित किया गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें आवंटित की गई थी? तो जब कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा होती है उस दौरान 71 सीटों की आरक्षित की गई थी, जबकि जब पूना पैक्ट हो जाता है गांधी जी के साथ तो उस दौरान क्या है दलित वर्गों के लिए सीटें बढ़ा दी जाती है और ये सीटें कितनी कर दी गई? 148 कर दी जाती है। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन है किसका? बी आर अम्बेडकर का। 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उनका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। तो गांधी जी के द्वारा क्या है जब पूना पैक्ट होने के बाद अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एक संगठन की स्थापना की जाती है जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, और बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो वो बनाए जाते हैं घनश्याम दास बिरला। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो वो यही संस्था है, कौन सी? हरिजन सेवक संघ, जिसका नाम बाद में बदलकर कर दिया गया। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के गठन किसने किया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया भीम राव अम्बेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से संबोधित किए थे कौन? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा दलित वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने क्या है गांधी इरविन का जो पैक्ट होता है उस समझौते का विरोध किए थे। तो आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे वो हो चुके हैं। अब कल नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये क्लास ज़रूर अच्छी रही होगी और आपके लिए उपयोगी भी है। तो ऐसे ही लगातार आप हमारी क्लास में बने रहें, अपने तैयारी को और बेहतर बनाते रहें और लगातार रिवीजन करते रहें। तो आप